जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए समस्या वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सॉल्वर्ड मॉडल पेपर 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए भी है, ठीक है। और इस क्लास में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस होने वाले हैं, वो भी आपको नोट्स के साथ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो क्लास है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, और देखें तमाम प्रकार के जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए ये आपका क्लास है, आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ भी आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जा रहा है, आप सभी लोगों के लिए आवश्यक है, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका पेपर कोड POL 102 है या फिर POL 102F हो सकता है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले आपको दे दी है, एक बार फिर से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलें, देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, या झारखंड में या फिर राजस्थान में, जहां भी आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जा रहा है, आप सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे अटेंड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज होंगे सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। सॉल्वर मॉडल पेपर आना शुरू हो गए हैं, कुछ दिन बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें ताकि आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी बिल्कुल फ्री में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जितने भी मेरे क्लास होते हैं, नोट्स होते हैं, PDF होते हैं, सारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो लिखित क्लास हो चाहे वो MCQS क्लास हो, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जितने भी की पॉइंट है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम मार्ले मिंटो सुधार 1909 फर्स्ट 1909 ए द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सारे नोट्स आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चले सेकंड सेमेस्टर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी, 1929 में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चले अच्छा, इसमें डेट याद रखिएगा, डेट सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, UPP की या फिर अन्य किसी भी जहाँ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके। जब आप लोग लास्ट ईयर में जाएंगे, जैसे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, तो वहाँ भी आपसे डेट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्तावित किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंध है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक या फिर भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से कौन संबंध है, लॉर्ड रिपन संबंध है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब स्थानीय स्वशासन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से लॉर्ड रिपन का नाम सबसे अधिक जुड़ा है, जिन्हें 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
रिजोल्यूशन के माध्यम से भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा या लॉर्ड डफरिन के द्वारा? भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल लॉर्ड मेयो के, ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग जान लीजिए, जो आपको आगे काम आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, देखिए, भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन पहली समकालिक और वैज्ञानिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। यानी पहली जनगणना गैर समकालीन कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, चले, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो 1 लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? मूल प्रति भारतीय संविधान की राष्ट्रपति भवन में संग्रहित है, राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो देखें, भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तो उस समय मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? किस वाद से हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद से हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के जो महान्यायवादी हैं इनको, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को होता है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार ये किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो राज्य की नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है अनुच्छेद 51, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अच्छा, सीधे सीधे हमारे देश में जो नीति का निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, ये किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, भारत का जो संविधान है और भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और हमेशा ये आपके काम आएगा। देखें, भारतीय संविधान ने आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता आयरलैंड के आयरिश होम रूल आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है, देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP
आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से। ठीक है, आगे देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, इसमें कुछ और आप लोग जान लीजिए। देखें, भारतीय संविधान में आयरलैंड से उधार ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे आपसे पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ये तो आपको पता चल गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव या फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये किस देश से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है बाबू। ये तीनों चीज़ें, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति पद का चुनाव, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है, ये तीनों। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स भी है, और ये नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, आपसे एक भी चार्ज BA सेमेस्टर वाला नहीं लेता है। ठीक है, आगे देखिए, जर्मनी से भी पूछा जाता है। ठीक है, जर्मनी से उधार क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से उधार ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संविधान में संशोधन। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन किस देश से उधार ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलें देखिए, इसमें नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से उधार ली गई महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सरकार का संसदीय स्वरूप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, विधि का नियम है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पूछता है कि विधि का नियम किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से। ठीक है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली और प्रदेश, ये दोनों भी आपके इंग्लैंड से ही ली गई हैं, यानी ब्रिटिश से। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब इसके बारे में जान लीजिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखें, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सारी चीज़ें लिखवाया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति देखें 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। इन मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो न्यायालय होता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय आपका लिख करके ऑप्शन में देता है, तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पूछा जाता नहीं है, ये पूछ चुका है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। जब भी लघु संविधान की बात करें तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलें, क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है,
देखें 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान या इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है इंदिरा संविधान किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, या फिर लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, इस संशोधन में संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, जिसमें प्रस्तावना में भी संशोधन शामिल था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किस अनुच्छेद में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, किस अनुच्छेद में, नहीं किस संविधान संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, पूछा जाता है नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया 42वें संविधान संशोधन में। इस संशोधन को आपातकाल के दौरान किया गया था, यानी जब देश में इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा की गई थी, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। तो 6 प्रकार के स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, 6 प्रकार की। गुरुजी 6 प्रकार की दी जाती है, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है हमें, तो आपको जानना अनिवार्य है। ठीक है, देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। संघ बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में आप जा सकते हैं, आपको जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में आप कहीं भी जा कर के बस सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी व्यवसाय, व्यापार या अन्य पेशे को करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं हमारे प्यारे देश भारत में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, चलें भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकों से संबंधित हैं। तो नागरिकों से जब भी नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, 18 का बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें आपको मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 5 क्या करता है, संविधान के प्रारंभ में हमें नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद क्या करता है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार देता है। अनुच्छेद 7 क्या करता है, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 क्या है, नागरिकता के खोने के प्रावधान है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का संरक्षण है। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता माने छुआछूत होता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत का अंत किया गया था, अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटा करके, यानी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया।
किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो चुनाव में आयु होता है, जो एज होता है, इसको 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले आप 1988 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आपको पढ़ा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी 1988 के पहले जब आप 21 साल के थे तभी आप वोट डाल सकते थे, लेकिन जब 1988 में संविधान संशोधन हुआ 61वां, तो आपको 18 साल अगर आप हो गए हैं तो आप वोट डालने का अधिकार आपको है, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो वो वोट डालने का अधिकार है 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। पूछा जाएगा कि जो 61वां संविधान संशोधन है ये किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वित्त आयोग की, राजभाषा समिति की, निर्वाचन आयोग, इन तीनों की करता है? डी ऑप्शन आपका राइट है। और सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त आयोग है। वित्त आयोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछेगा भी, ठीक है। अनुच्छेद 280 फर्स्ट के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें किसका निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है? तो यह राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मुख्यतः कितनी विधियों द्वारा किया जा सकता है? 2 विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मुख्यतः 2 विधियों द्वारा किया जा सकता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जैसे कुछ देशों में नागरिक जो होते हैं उस देश के सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जैसे अमेरिका में होता है, लेकिन हमारे देश में विधायकी होता है, ठीक है, संसदीय का चुनाव होता है, विधायक और संसद मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं। देखें जैसे भारत में जहां राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित जनप्रतिनिधियां जैसे सांसद और विधायक जो होते हैं इनके द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा की गणिपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? तो 1/10 सदस्यों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर जो आपकी डाउट है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, लोकसभा की गणिपूर्ति या फिर इसे कोरम कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा की गणिपूर्ति या फिर कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है, यानी लोकसभा की बैठक चलाने के लिए कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम यानी गणपूर्ति करने का जो पैमाना है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 28 का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। मैंने आपको की पॉइंट में इसे पढ़ाया आ गया, आप लोगों को याद होगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। देखिए, पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला वित्त आयोग कब स्थापित किया गया था? 1951 में। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखने का प्रावधान करता है। ठीक है, चलें देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या फिर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ये मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में भी आपसे पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी और समाजशास्त्र में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जहाँ भी ये टॉपिक होगा पूछा जाएगा आपसे। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और 1815 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत थे, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम लिखिए, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति का क्या नाम था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद की स्थापना का उल्लेख है, पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होगा? बताइए। बिल्कुल, राज्यसभा का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का नेता प्रधानमंत्री बनता है? राज्यसभा का नेता, जिला परिषद, लोकसभा या कोई नहीं? किस सभा का नेता प्रधानमंत्री बनेगा? बिल्कुल, लोकसभा का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस पद पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक व्यक्ति इस पद पर केवल तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या स्पीकर? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। देखिए, भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री की जो शक्तियां और कर्तव्य हैं वो सरकार की नीतियां सदन में घोषणा करना, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों को पदच्युत करना एवं मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो हमारे संविधान के अनुसार देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है। राज्यसभा में जो व्यक्ति हैं या फिर राज्यसभा ऐसे पूछा होता है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा में व्यक्तियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ऐसे नहीं पूछा है। राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है तो समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन सोचने वाली है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पूछा गया है। ठीक है, देखें संविधान के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका अर्थ है कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा होता है हमारे भारतीय संविधान में जो राज्यसभा का कार्यकाल है, ठीक है, वो कितने वर्ष का है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा में वो 6 साल के लिए ये चुने जाते हैं। लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उन्हें नौकरी से मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। देखिए राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसका अर्थ है कि वह राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करने और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखिए भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था और ये किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना व उन्मूलन किसका अधिकार है, या फिर उन्मूलन का जो अधिकार है किसके पास होगा, तो ये अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना करना, उन्मूलन का जो अधिकार है ये दोनों आपके संसद के पास होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन कहलाता है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद कहलाएगा। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन क्या कहलाएगा, विधान परिषद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन विधान परिषद कहलाता है जिसे उच्च सदन या राज्य परिषद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य रह सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। तो अधिक से अधिक 500 सदस्य रह सकते हैं तो गुरुजी कम से कम कितने सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनेगा। देखें किसी राज्य की विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम आपके 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला राज्य है तो वो सिक्किम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाला जो राज्य है वो सिक्किम है जिसकी विधानसभा में 32 सदस्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो देखें इसमें जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं बाबू, ये कांग्रेस के अधिवेशन में ये उपस्थित नहीं थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी जस्टिस रानाडे, सुब्रमण्यम अय्यर और दादा भाई नौरोजी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और उसके स्थापना में भी अधिवेशन में ये तीनों लोग उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ध्यान रखेंगे जो आपका अधिवेशन हुआ था कोलकाता अधिवेशन, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष चुना था। कब चुना था? 1917 में यह अधिवेशन हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? बांग्लादेश, ढाका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आगे व्हाट्सएप से पर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखें, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? अबुल कलाम आज़ाद हैं। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, पूछा जाता है। 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सबसे कम आयु 35 वर्ष के व्यक्ति थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 से लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको इंक्लूड किया गया है। देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ। ठीक है, इनकी 2 साप्ताहिक पत्रिका थी, अल हिलाल और अल बालग। ठीक है, इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं के नाम भी याद रखिएगा। उन्हें लोकप्रिय रूप से कांग्रेस का सोबाय कहा जाता था। ठीक है, 1992 मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ठीक है, चले ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आपकी ये जिम्मेदारी भी है। ठीक है, और मोस्टली सब्सक्राइब करके सपोर्ट आप लोग ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।